नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ ममता। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी शहर के प्रगति नगर में, जहां उर्दू एक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। आइए अब जानते हैं कि मीटिंग का असल मकसद क्या है। आपका नाम क्या है? हाँ, मोहम्मद इंसार अहमद। आज की मीटिंग का असल मकसद क्या है? आज का मकसद उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम लोग सभी लोग कोशा है, ताकि उर्दू मधुबनी ज़िला में जिस तरह से और ज़िला में फल फूल रही है, उसी तरह इस मधुबनी ज़िला में भी इसका जो सो फ़रोग़ हो और हर लोग उसमें शामिल हो, उसके लिए जो सो हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई। यह कमेटी समाज के लिए कौन कौन सी काम करेगी? समाज के लिए उर्दू से मुतल्लिक़ जो भी काम होगा वो समाज के लिए काम करेगी। उसको समाज को स्पेसिफाई करेगी कि तुम कैसे जो तो उर्दू में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, उर्दू के लिए जो तो कैसी कैसी काविशें करके मदरसे में, स्कूल में या कॉलेज में उर्दू की पढ़ाई कैसे कर सकते हो अपने बच्चों को, ये सब की बात कहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ। आज की मीटिंग का असल मकसद क्या है? आज की मीटिंग का मकसद ये है कि उर्दू एक्शन कमेटी जो पटना से गाइड हो रही है, उसके तहत आज सारे लोग जमा हुए थे कि उर्दू को मजबूत कैसे किया जाए। उसी तरह उनके ओहदेदारान का सिलेक्शन कैसे हो, और उसी के मुतालिक आज उर्दू की मीटिंग हुई है। उर्दू एक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, और इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया है कि वैसे लोगों ने नाम लिखाया है जो लोग फी सबीलिल्लाह यूं ही मदद करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ओहदे पर गए तो हम मददगार होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू का जज्बा है लोगों के अंदर में, उस जज्बे के तहत कि उर्दू को हम कैसे गांव-गांव तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं, और जहां-जहां हुकूमत ने हमको मौका दिया है उर्दू के लिए, जैसे ट्रांसलेटर की बहाली और उर्दू कोसांग, उर्दू से बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता है, जुड़ी हुई हैं, उन सब के तहत हम लोगों को इस पर काम करने की ज़रूरत है। उसी के तहत आज ये बैठक हुई थी उर्दू एक्शन कमेटी की, और आगे भी बैठक होने की इम्कान है। फिर उस पर हम लोग लाहे अमल तैयार कर रहे हैं, बैठ के बात करेंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर इश्तियाक साहब, प्रोफेसर मरगूब साहब URK कॉलेज मधुबनी के उर्दू से प्रोफेसर है। तो ये लोग कभी 2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए कि ताकि एक अच्छा पैगाम जाए। और उर्दू से लोगों की मोहब्बत न केवल मुसलमानों में, हिंदू समाज के अंदर भी, चूँकि ये दूसरी राजभाषा है और इसके तहत लोग नौकरी पा सकते हैं, BPSC वगैरह, BPSC वगैरह का ये सब का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो इसलिए उर्दू को ताकत बख्शनी है, उसके तहत ये काम हो रहा है। अब इश्तियाक साहब बताएंगे। आपका नाम क्या है? प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। अब इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उर्दू ही नहीं, जितनी भी ज़बानें हैं हिंदुस्तान में बोली जाती हैं, वो सारी ज़बान, मेरा ऐसा मानना है कि ज़बान जो भी है या लिटरेचर, वो सारी जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं सबका बेस है, बुनियाद है, ज़राए अबलाग है। जब तक हम ज़बान अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम अपनी बातों को दूसरों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए आज की बैठक का मेरे ख़्याल से ये मकसद है, इसका जो बुनियादी मकसद है कि लोग जो एहसास कमतरी के शिकार बने हुए हैं कि ज़बान को या भाषा या साहित्य या लिटरेचर को पढ़ने से हमारा बहुत फ़ायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसको एहसास दिलाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है कि हम सारे लोगों को सिर्फ उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, ये नहीं कि उर्दू के प्रोफेसर ही की ये जिम्मेदारी है, सारे, या उर्दू की जो मुलाजमत कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, सारे जिनकी मादरी ज़ुबान है या जो इस देश में रहते हैं। कोई ऐसा, ये भी एक गलत फहमी का लोग शिकार है कि उर्दू ज़बान मुसलमानों की ज़ुबान है। इस ज़ुबान के जितने बड़े टॉप के दानिश्वर हुए हैं, जैसे प्रेमचंद जी, कृष्णचंद नैयर, हुकुमचंद नैयर, गोपी चंद नारक, जगन्नाथ आज़ाद, राजेंद्र सिंह बेदी, बड़े बड़े लोग उर्दू के जो जानने वाले हैं इस मुल्क में, सारे गैर मुस्लिम हुए हैं। इसलिए उर्दू ज़बान कोई भी भाषा है वो किसी ख़ास
तबके की ज़ुबान नहीं, वो सब के लिए है और सबको जानना चाहिए। जितना हमें अंग्रेज़ी, मैथिली, हिंदी, उर्दू सारी ज़ुबानों को लोगों को जानना चाहिए, ताकि अपनी बातों को दूसरों तक सही ढंग से पहुंचा सकें हम। और आप साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़िए, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी बातों को साहित्य का सहारा ले, या अदब के ज़रिए ही हम अपनी बातों को जो पहुंचाते हैं। इसलिए अदब का जानना ज़रूरी है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो या जो भी ज़बानें यहाँ बोली जाती हैं। ख़ासतौर से अभी हिंदुस्तान में 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू है। हर आदमी को, जितने भी इंसान हैं, जो भी शहरी हैं, नागरिक हैं हिंदुस्तान में, सबको कम से कम 3 भाषा या 3 ज़बान जानना ही चाहिए। उसमें उर्दू भी एक ज़ुबान है। इत्तेफाक है या हमारी खुशकिस्मती है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी ज़बान, यहाँ की पहली सरकारी ज़बान हिंदी है और दूसरी सरकारी ज़बान उर्दू है। इसको तो कंपलसरी कर देना चाहिए, सारे लॉ पर कंपलसरी होना चाहिए। ये अभी ऑप्शनल के तौर पर पढ़ाई जा रही है कॉलेजों में या स्कूल्स में, इसको कंपलसरी करना चाहिए ताकि लोगों को इसके आप अगर एक शोबा है हिंदुस्तान का, वो फिल्मी दुनिया, अगर फिल्मी दुनिया से ये उर्दू को हटा दिया जाए तो वहाँ की सारी फिल्म चॉक आउट कर जाएगी। जितने भी अच्छे गाने हैं, जितने भी ओल्ड सॉन्ग है, सब उर्दू में हैं। या जितने भी वहाँ लोग एक्शन करते हैं, सब उर्दू बोलते हैं, उर्दू सीखते हैं। उर्दू तलफ़ुज़ की ज़ुबान है, उच्चारण की ज़ुबान है, प्रोनंसिएशन की ज़ुबान है। उर्दू इतनी शीरीनी या मिठास इसमें इसलिए है कि ये तलफ़ुज़ के साथ बोली जाती है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है, अगर आप आशा को आशा कह दीजिएगा तो पकड़ा जाइएगा, अगर इश्तियाक को आपने इश्तियाक कह दिया तो पकड़ा जाएगा। वहाँ हर हर्फ का जितना भी अक्षर है, सब तलफ़ुज़ के साथ बोला जाता है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबियाँ या विशेषता है उर्दू ज़ुबान की। अगर तलफ़ुज़ आप सही नहीं बोल रहे हैं, हर्फ की सही अदायगी नहीं कर रहे हैं, आपने काजिम को अगर काजिम कह दिया तो समझ लेगा पढ़ा लिखा आदमी कि ये आदमी उर्दू नहीं जानता है। इसलिए ये तलफ़ुज़ की ज़ुबान है, ये प्रसार सबकी ज़ुबान है, ये किसी ख़ास तबके की नहीं, हिंदुस्तान की ज़ुबान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान में ये इसका जन्म हुआ है, इसकी पैदाइश ही हिंदुस्तान में हुआ और वहाँ हुआ है जहाँ राम जी का जन्म हुआ है। इस ज़ुबान की पैदाइश मथुरा और अयोध्या के इलाके में हुई है, वहीं से ये ज़ुबान पैदा हुई और उठी है, आगे आई है पूरे देश में। और पूरे देश में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में आज के डेट में ये ज़ुबान बोली जाती है। और जितना यहाँ हमारे यहाँ नहीं, उससे ज़्यादा अमेरिका, रूस, जापान या जर्मनी, जो डेवलप्ड कंट्री है, जो काफ़ी आगे तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ बोली जाती है। तो इसलिए तरक्की कर चुके हैं मुल्क, उर्दू की काफ़ी तेज़ी से फैल रही है पूरी दुनिया में। और हमारे लोग, हिंदुस्तान के लोग वहाँ जा कर के उर्दू के असातिज़ा हो रहे हैं, उर्दू के टीचर हो रहे हैं। ये इन्हीं सब बातों के लिए, लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि हम क्यों एहसास कमतरी के शिकार हैं। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जो सबको जानना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबको सीखना चाहिए। और ये तो खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारी राजभाषा, जो हमारी राजभाषा है बिहार सरकार की, उससे इसको टैग कर दिया गया है। और लगभग 1000-2000 के करीब लोग सिर्फ उर्दू के नाम पर बहाली, आज जितने टीचर्स काम कर रहे हैं, खासतौर से मुस्लिम तबके के जो टीचर्स हैं, सब उर्दू के में बहाली हुई है, उर्दू की वजह से टीचर हैं। इसलिए अभी ये रोज़ी रोटी से भी जुड़ती है। दूसरा ये कि रोज़ी रोटी तो हम कहीं भी खेत में काम करके भी हासिल कर सकते हैं, रोड पर झाड़ू लगा करके भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये मोहब्बत की ज़ुबान है, एक दूसरे को जोड़ती है। जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है हिंदुस्तान की, उस तहज़ीब से एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। मोहब्बत की ज़ुबान, प्यार की ज़ुबान, ये ज़ुबान है ऐसी ज़ुबान कि इसको हर आदमी को सीखना चाहिए। और पहले के लोग सीखते थे, अभी तअस्सुब पैदा कर दिया लोगों के, ये मुसलमानों की ज़ुबान है। लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ उर्दू के जानने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स, मुसलमान भी स्कॉलर्स हैं, लेकिन हिंदू में प्रेमचंद से बड़ा कोई शॉर्ट स्टोरी लिखने वाला अफसाना जिसको कहते हैं या नॉवेल, हिंदुस्तान में अभी भी कोई उनके मुकाबले का आदमी नहीं हुआ। उर्दू हिंदू दोनों में उनका काम है। ये राजेंद्र सिंह बेदी पंजाब के थे, वो उनके अभी मौजूदा दौर में हुकुमचंद नैयर, गोपीचंद नारंग, जगन्नाथ आज़ाद, ये लोग मौजूदा दौर के हैं। या रघुपति फिराक गोरखपुरी उर्दू की वजह से जाने जाते हैं, उर्दू गज़ल की वजह से। सिंध में भी उन्होंने काम किया है, वो उर्दू गज़ल की वजह से जाने जाते हैं। अगर उर्दू गज़ल, आज दूसरे लोग भी दूसरे भाषा या दूसरी ज़ुबानों का उर्दू, वो भी गज़ल कहने लगे, उर्दू की नकल में वो भी गज़ल कहने, लेकिन ये बुनियादी तौर पर उर्दू जो है, वो गज़ल जो है वो उर्दू से आई है। मसनवी जो है उर्दू से आई है, मरसिया, इसके जो असनाफ हैं, बहुत सारे सिन्फ हैं जो दूसरी ज़ुबानों में नहीं है।
ये सारे लोग इसके अब इसकी नकल कर रहे हैं, अपने यहाँ ले रहे हैं, इसलिए सीखना चाहिए। किसी भी ज़ुबान को ये नहीं समझना चाहिए हम सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तान की ज़्यादा हमारे यहाँ एक थे प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन 12 ज़ुबान जानते थे। सुभद्र झा बेनीपट्टी में बेटा, वहाँ सुभद्र झा थे, 12 ज़ुबान जानते थे। जानना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ुबानों को जानना। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? प्रोफेसर मोहम्मद मरगूब आलम। आज की मीटिंग का असल मकसद क्या है? आज जो मीटिंग का आज का जो ख़ास मकसद है वो उर्दू ज़बान के हवाले से है, और बिहार सरकार की भी ये कोशिश है कि उर्दू पूरे ज़िला में, पूरे बिहार में फ़ाल हो, बेहतर हो, क्योंकि उर्दू हिंदुस्तान की अपनी ज़बान है और हिंदुस्तान की ज़बान के साथ उसकी पहचान भी है। अगर हम इस तरह ले लें कि एक इंसान की खूबसूरती के लिए 2 आँख का होना ज़रूरी है, तो इसी तरह से ज़बान में हिंदी और उर्दू का होना ये 2 ज़बान की खूबसूरती है। और वो उर्दू इस कमेटी के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि हम उर्दू को जन जन तक पहुँचाएँ। हमारे वज़ीर आला की जो कोशिश है कि हिंदी के साथ, उर्दू के साथ और दीगर ज़बानों के साथ उर्दू भी पनपे, फ़रोग़ पाए, इसकी ये कोशिश की जा रही है। और इस कमेटी के तरफ से जो लोग इक़दाम उठाए हैं कि हम अपनी नई नस्ल को और हमारे यहाँ के लोगों को उर्दू के तई, ज़बान के तई हम उसे बेदार करें। और तीसरी चीज़ ये है कि ये उर्दू जिसको हम मुसलमानों की ज़बान या पाकिस्तान की ज़बान कहा जाता है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। हिंदुस्तान, उर्दू बिलखुसूस हिंदुस्तान में पैदा हुई है और हमें ये फ़ख्र है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। लिहाजा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम सब मिलकर उर्दू की बका के लिए, उर्दू की फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे। और यही कोशिश एक्शन उर्दू कमेटी के ज़रिया किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबों को हम जानते हैं और कहीं कहीं मिस्टेक भी हो जाता है, कोई बात नहीं है इसके लिए। तो सबसे पहले किसी भी तंजीम को गठन करने से पहले जो हम लोग बैठते हैं उसमें एक सदर को ये करते हैं, मुंतखब करते हैं हम लोग। तो आज की बैठक के लिए हमारी अपनी जाती तौर पे ये राय है, चूँकि निसार अहमद साहब उर्दू से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी रखते हैं और उर्दू के लिए काम करते हैं, और चूँकि हेडक्वार्टर में और हेडक्वार्टर ब्लॉक से भी इनका रिश्ता है, तो रिटायर होने के बाद भी उर्दू के खादिम हैं ये। तो इसी सिलसिले में ये बैठक, चूँकि हम लोग इतराफ़ में घूम घूम के चाहते हैं बैठक रखना, तो उसी में आज पहला मदरसा अहमदिया हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, फिर तीसरा कहीं और भी रखा जा सकता है। बाज़ाब्ते इसकी ऑफिस भी होगी, और उर्दू कैसे पकवान चढ़ेगी, उर्दू के लिए हम लोग कैसे कोसा रहेंगे, काम करेंगे, उसी पर बहुत सारी तबादले ख्याल होगी। और आज ईमानदारी से एक बात करना होगा कि हम मुँह देख के हमको चुन लीजिए, हमको चुन लीजिए वाली बात नहीं होनी चाहिए। उर्दू से मोहब्बत रखें, उर्दू के लिए काम करें, उर्दू के लिए समय दें, उस पर जो कुछ अखराजात आवे उसको भी हम लोग करें, क्योंकि कमेटी कहीं से कभी कोई कुछ नहीं देती, इसी में ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। जो लोग ओहदे पर फायज हों वैसे लोगों को हमारी गुजारिश होगी कि वो लोग बाज़ाब्ते अपना तन मन धन लगा के ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं। चूँकि उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है, अगर हम इसको ठीक से नहीं समझते, जैसे हम महसूस करते हैं कि हम कम समझते हैं, लेकिन एक जज्बा है, तो जज्बे से मुकाबला हम करते हैं उर्दू के फ़रोग़ के लिए। तो अब जज्बा है, अब जैसे दीनी जितनी भी मालूमात होती है हमारी, चाहे कुरान और हदीस की मालूमात जो भी हो, सारे तर्जुमे हमारे पास उर्दू में मौजूद हैं। फ़ारसी अरबी में हम समझ भी नहीं पाते हैं, अरबी हम पढ़ लेते हैं, वो भी कुरान पाक। जनरल अरबी जो कोर्स की अरबी है वो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। तो नतीजा क्या मिलता है हम लोगों को कि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारा, अगर उर्दू को इसी तरह से, जिस तरह से हम लोगों के ऊपर कई तरह की सरकार कई स्टेट में काम कर रही है उर्दू के ख़िलाफ़ में, लेकिन चूँकि यहाँ की हुक्मरानी में ऐसी बात नहीं है, चूँकि ये दूसरी सरकारी दूसरी ज़ुबान है, तो इसका हमको फ़ायदा है। इसके ज़रिए हम नौकरी भी लेते हैं, इसके ज़रिए बहुत सारे इस पर हम लोग तो, लेकिन हम लोगों को एक्टिव रहना होगा, उसके लिए हम लोगों को काम करना होगा, काम करने की ज़रूरत है। हम लोग शिथिल पड़ चुके हैं, और ऐसा नहीं आ जाए वक्त कि सरकार में ऐसी सरकार बन जाए, ऐसी सरकार आ जाए जो कल कहे कि नहीं ये इससे वाबस्तगी लोगों की नहीं है, अब इसको नहीं ढोया जाए। जैसा मैथिली के साथ इतना बोलने के बावजूद लोग सौतेलापन करते हैं,
उसी तरह कल उर्दू के साथ भी ये नौबत आ सकती है। इसलिए हम लोग को सजग और जागे रहना होगा। प्रोफेसर ओवैस अहमद दौरा ने कहा था कि बेदारों की दुनिया कभी लुटती नहीं दौरा, एक शम्मा लिए तुम भी यहाँ जागते रहना। ये हम लोगों को जागे रहना है। आज की इस कड़ी में सदर का नाम हम निसार अहमद साहब का कहना चाहते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो बिल्कुल स्वागत कीजिए तालियों के साथ। वो रजिस्टर दे दीजिए। रजिस्टर दे आप लोगों का अभी उर्दू एक्शन कमेटी की कोई आएगा मीटिंग शुरू होने से पहले हम लोग, क्योंकि मुसलमान यहाँ पर तादाद ज़्यादा है, इसलिए कुरान शरीफ से हम लोग इसको शुरू करेंगे। जनाब आप थोड़ा आदिल बाबू हाँ तशरीफ लाइए कुरान पाक का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم अब बाज़ाब्ता इस महफिल का इफ्तिताह हम लोगों के ज़रिए होना है, जिसमें अभी सनाउल्लाह साहब जो सीनियर मुखिया हैं और टीचर भी रह चुके हैं, रिटायर करने के बाद दो टर्म मुखिया आए हैं, तशरीफ़ यहाँ लावा अपने पास उर्दू एक्शन कमेटी के मुतालिक। हाँ उनका तो भाई आप नहीं आप अस्सलाम वालेकुम। इधर आइए ना, आप इधर आइए। इबादिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। सामीन कराम, वॉइस बहुत तेज कीजिए। बड़ी ही खुशी की बात है कि आज एक आवाज़ पे हम लोग यहाँ उर्दू की खिदमत के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये अलग बात है कि जो तादाद होनी चाहिए, जो जज्बा हम लोगों में होना चाहिए, उसकी कमी का एहसास हो रहा है। खैर, ऐसे ही तादाद से गमगीन हम लोग ना हों, शुरुआत करें। इंशाअल्लाह तादाद भी एक दिन देखने को मिलेगा हम लोगों को।
वक्त ये आ रहा है, हम लोगों को सोचना होगा कि आज जबकि उर्दू को दूसरी ज़ुबान का दर्जा मिल गया, लेकिन पहले शुरू में हर जगह कुछ न कुछ लोग इससे वाबस्ता रहा करते थे। जैसे कि उर्दू ट्रांसलेटर हर ब्लॉक में नायब ट्रांसलेटर थे। दरख्वास्त हम लोग भी देते थे और कुछ दरख्वास्त नज़र भी आती थी कि लोग उर्दू में दरख्वास्त दिया करते थे। लेकिन अभी है कि सालों साल गुज़र जाता है, आपका दफ्तर में एक भी दरख्वास्त उर्दू में नहीं पहुंच पाता है। ये कमी, जबकि सब के सब वहाँ मौजूद हैं, काम करने के लिए लोग तैयार भी हैं, लेकिन हम लोगों में जो गौर व फिक्र होना चाहिए उसकी कमी का ये तकाज़ा है कि हम लोग उधर ध्यान नहीं देते हैं। आज उर्दू की कमी का एहसास ये हो रहा है कि लोग अपने बच्चे को जो सबसे पहले दीनी तालीम पढ़ाने के बाद ही, कब हमेशा स्कॉलर भी बने हैं लोग तो दीनी तालीम हासिल करने के बाद, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कि हमारे बाल बच्चे पढ़ने के लायक हो ना हो, 3 साल या 4 साल के होते हैं, किसी प्राइवेट स्कूल में उसे जाकर बोर्डिंग के साथ छोड़ देते हैं। वहीं के माहौल में वो वाबस्ता हो जाता है कि वहाँ का माहौल उसे मिलेगा और वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करेगा। लेकिन वहाँ जाकर उर्दू की तालीम से वो लोग बेबहरा हो जाते हैं। आगे आ जाइए, ये कमी है हम लोगों में। है जगह है, आगे आगे। हालांकि देखा गया है कि अगर हम और आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने बाल बच्चों पे, तो बाल बच्चे पहले, हमारी नस्ल पहले उर्दू सीखेगी, दीनी तालीम सीखेगी, और उसके बाद अगर फिर स्कूल और कॉलेज के तरफ जाना चाहे तो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल किया। एक से एक स्कॉलर आपको मिलेंगे जो मदरसा की तालीम हासिल करने के बाद डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, बहुत बड़े साइंसदान भी बने हैं मदरसा की तालीम हासिल करने के बाद, और उसमें बरकत भी होती है। आज डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, जो एक मरकज़ माना जाता था दरभंगा में, उनकी तालीम भी फरीद साहब, उनके अब्बा, या रहीमाबादी जो एक छोटा सा दर्सगाह कायम किए थे, उससे पहले हिफ्ज़ किए थे। हिफ्ज़ करने के बाद डॉक्टर बने, और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बैरून मुल्क में भी उनकी तूती बोलती थी। तो चूँकि उर्दू से, दीनी तालीम से गहरा ताल्लुक़ था उनका। कितना मिसाल लीजिएगा, बहुत सारी मिसालें हैं कि उस पर अल्लाह की ख़ास रहमत होती है, जो अपने औलाद को कम से कम पहले दीनी तालीम और उर्दू से नवाज देते हैं, उससे सीखते हैं, उसके बाद हर तालीम उनके लिए आसान हो जाती है। ये हम लोगों में जज्बा होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि अपने बच्चे को 3 साल के बाद ही हॉस्टल में छोड़ देते हैं कि वहाँ का माहौल मिलेगा, और उससे वो शायद उसमें से 10% कामयाब होकर निकले, लेकिन उर्दू से वो नावाकिफ़ रहता है, हमेशा कभी भी ज़िंदगी उसकी जो है संवर नहीं पाती है। तो ये गौर करना होगा हमें, और आपको सोचना होगा, आज़्म करना होगा कि हम लोग उर्दू के तरफ बढ़ें। एक रिसाला ख़रीदा करें, अखबार ख़रीदा करें, उर्दू में किताबें अब मुयस्सर है, उर्दू में ही किताब हम अपने बाल बच्चों को दिलाया करें, रग़बत उसको दिलावें कि उर्दू से शौक़ पैदा हो। पहले हम खुद अपने आप में शौक़ पैदा करें, और अपने बाल बच्चों के तरफ भी ध्यान दें, अपने माशरे के तरफ ध्यान दें, अपने गांव में ध्यान दें, इलाक़ा में ध्यान दें। तो इंशाअल्लाह आज जो उर्दू के तरफ हम लोगों का ध्यान कम गया है, वो फिर से दोबारा कायम होगा।
ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग गांव-गांव इसके बेदारी के लिए, उर्दू की बेदारी के लिए किसी न किसी शक्ल में एहतजाजन या फिर इसको ज़रूरी समझकर हर खित्ते में हम लोग इस आवाज़ को पहुंचाएं कि हम लोग उर्दू से शौक़ पैदा करें, उर्दू को उर्दू की का जो मकाम है उसको देने के लिए हम लोग कोशां रहें। इंशाअल्लाह अगर ऐसा होता रहा तो हम लोग जो है फिर उर्दू को जो इसकी कदर है, जो इसकी कीमत है, इंशाअल्लाह उस मकाम तक इसे हम पहुंचा कर रहेंगे। और यही हम गुजारिश करेंगे सब आदमी से कि उर्दू पढ़ने की तरफ, उर्दू को आगे बढ़ाने की तरफ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। खुदा हाफिज़। एक्शन कमेटी बिहार, जिसकी सरपरस्ती इरशादुल्लाह साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वही उन्हीं की सरपरस्ती है। और अशरफ फरीद साहब की काविश से, जिसकी सदारत में ये चल रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक शाख मधुबनी में भी खोलने की कोशिश की गई है। एक छोटी कोशिश मैंने किया है। लोग जो होते इकट्ठा होते हैं, इसी में हम लोग इंतखाब भी करेंगे कुछ, जिसमें जो सदर होंगे, 2 नायब सदर होंगे, 1 जनरल सेक्रेटरी और 2 ये सेक्रेटरी और 1 खादिम होंगे। बाकी मेंबरान जो जितना होना होगा वो होंगे। ये इंतखाब बाद में इसी मरहले में एकदम फ्रेश और फेयर होना है। किसी को कोई जो जज्बा उर्दू का रखते होंगे वो लोग आए इसमें और कदम। ये बात हकीकत है जो मुखिया जी बोल चुके कि हम लोग उर्दू की ज़बान से बहुत दूर हो गए हैं। हमारे बच्चे अंग्रेज़ी शुरू कर देते हैं पढ़ना, गार्जियन उसको अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, जिसका नतीजा है कि आज ज़बान से हम लोग काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हम सभी को इस पर तवज्जो देनी होगी कि हम उर्दू को कैसे आगे लेकर के बढ़ें। हमने अपने मुलाजमत के दौरान काफ़ी कोशिश किया और हमने उर्दू नाम बनाया एक गैर उर्दू था, जो आज हमारे अभी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। यह है रामेश्वर भाई, जो आज के तारीख़ में वो उर्दू ख़रीद करके पढ़ते हैं, उर्दू अखबार ख़रीद करके पढ़ते हैं, समझा नहीं। इसी तरह से अगर हर आदमी अपने अपने अंदर में जो जज्बा पैदा कर ले कि हमको कम से कम, अरे बाहरी वाले को नहीं, अपने घर के बच्चों को हम तालीम दें, तो हमारे यहाँ ज़बान की कमी नहीं, बोलने वालों की कमी, समझा नहीं। हम एक खाने ही के लिए आप जाते हैं बैतुल खुला, कहते हैं कहाँ भाई, लैट्रिन जा रहे हैं, आप उसको बैतुल खुला इस्तेमाल कीजिए ना। आपके घर से ज़बान निकलेगी, आपके बच्चे ज़बान बोलेंगे, जब हम बोलेंगे मेरे बच्चे भी बोलेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझको अपने आप में इस चीज़ को लाना पड़ेगा। घर ही से हमको आगे की तरफ बढ़ानी होगी इस ज़बान को, अब तभी यह ज़बान कामयाब होगी। वरना ऐसे पानी पटाने से कुंडी पे कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि जड़ में पानी नहीं डाल दिया। अभी सिलेक्शन में है और इनके जो अहदेदारान हैं पटना में मौजूद, उन लोगों ने अपनी काविश से, उनकी काविश से कुछ आसामियों की बहाली का सिलसिला शुरू हुआ, उसका एग्जामिनेशन हुआ। अब तुरंत ही उनका रिज़ल्ट आने वाला है और वो लोग अपने अपने जगह पर दफ्तर में जाएंगे। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट और इसी ज़िम्न में हम लोग इंतखाब कर लेंगे आज। अभी इसके बाद जो है जनाब शमसुल हक साहब इस पर ओल्ड प्रमुख हैं आपके। बहुत शुक्रिया। आज के इस उर्दू एक्शन कमेटी के सदर और इस बैठक में आए हुए, हर से तो नाम सब आदमी का जानते हैं, लेकिन चूँकि और भी बहुत सारा काम करना है, सिलेक्शन भी करना है, कमेटी भी बनानी है, इसलिए सभी लोगों का नाम बिना लिए हुए बस इतनी बात कहनी है कि ज़बान हम लोगों की जो मादरी ज़बान उर्दू है, कहने के लिए तो सिर्फ हम ही लोगों की, लेकिन ये सब लोगों की ज़बान है। ये हिंदुस्तान की ज़बान, ये बिहार की ज़बान। बिहार ऐसा स्टेट राज्य है जहाँ उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, लेकिन हम लोगों की कोताही की वजह से ये उर्दू
अपनी जगह पे अपना मकाम नहीं ले पाई। इसीलिए हम आप सभी को जगने की ज़रूरत है। और सरकार के लेवल पे तो अभी भी हम देखे हैं, कल बड़ा वो सब लोगों का शपथ ग्रहण वगैरह कराने वाले जा रहे हैं। अभी पूरे गवर्नमेंट की तरफ से भी चिट्ठी आई है कि आप अपना काम उर्दू में भी ब्लॉक में दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग गांव ब्लॉक पंचायत से जुड़े हुए हैं, सारा काम हम लोगों का ब्लॉक में होता है। देखिए सरकार हमसे आगे है, उन्होंने बाज़ाब्ते बहाल किया है। अभी 2 आदमी बैठे हुए हैं जो दोनों आदमी उसी के लिए बहाल हुए थे, लेकिन हम आप वहाँ कोई आवेदन, कोई एप्लीकेशन अपना कुछ देते ही नहीं हैं, तो इन लोगों की वहाँ कुछ काम ही नहीं हो पाता। तो ये लोग हैं चूँकि क्वालिफाइड हैं, तो ब्लॉक में बीडीओ और सीओ जो भी लोग हैं उनको सारे कामों में इन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन असल जो इनका काम है ये उर्दू वाला काम है। तो इसीलिए हम अपने आप तमाम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि उर्दू को हक तभी मिलेगा जब हम आप अपना जो भी ब्लॉक लेवल पे कोई ज़रूरत होती है, कहीं आवेदन देते हैं, कहीं दरख्वास्त देते हैं, तो उसको उर्दू में देने की कोशिश करिए। और अगर हम आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये कामयाब होगी, और तभी ये जो उर्दू एक्शन कमेटी है इसका मकसद पूरा होगा। इसीलिए चूँकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत चंद बातों में अपनी बात यही ख़त्म करते हैं कि आज जो भी ओहदा जिनको भी दिया जाए वो कोशिश करें कि इसको जो हमारा काम है, दायित्व है, उसको हम अच्छी तरह से निभाएं। यही हमारी गुजारिश आपका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स की बहाली के मुतालिक है, उस पर भी जो गौर ख़ास कर रही है। अभी तमाम जगहों से उर्दू को ख़त्म कर दिया गया है, हाई स्कूल वगैरह से भी। उसके लिए जो कल मीटिंग हुई थी उसमें जो उस पर गौर ख़ास किया गया है। चीफ मिनिस्टर से मिलने की बातें हैं, वो लोग चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, फिर उसके बाद जो बात होगी वो आप लोगों के गुज़ार करूँगा। अब मेरा ख्याल ये है कि सब लोग करीब बहुत लोग आ गए हैं। हम लोग जिन लोगों को मदद किया था उनमें तो बहुत लोग आ गए। कि आप अपना मशवरा दीजिए कि कैसे हम कामयाब होंगे, है ना। ये मशवरा तकरीर नहीं होनी है, ये आप अपना मशवरा दें कि इसको कैसे हम कामयाब करें, उन्हीं पर आप लोग सवाल दें। 1 मिनट में लेना चाहता हूँ जी। सदर मजलिस और हाजरानी मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू के मुतालिक जो बात हो रही है, हम लोग स्टूडेंट थे उस ज़माने में, बहुत तहरीक चली थी 70 के दशक में, मतलब तो गुलाम सरवर साहब और उस ज़माने में मुगनी साहब, दोनों आदमी बहुत पेश थे। बाद में दोनों में डिफ्ट हो गया, अलग अलग बन गया, झगड़ा हुआ, क्या क्या हुआ। 78 में अलग हो गया। तो बाद में फिर हाँ, तो अब फिर नए ढंग से अभी जो हैं इसके पटना में जो इसके अहदेदार हैं, तो बहुत ही मेहनती और बहुत ही कोशिश कर रहे हैं अपनी ज़ुबान के लिए। लेकिन हम ही लोग जो हैं, गांव समाज के लोग, यही लोग जो हैं हम लोग कोताही बरत रहे हैं। हम अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। आप मिल्लत कॉलेज दरभंगा का हम मिसाल देते हैं, मिल्लत कॉलेज से लेकर के और डॉक्टर हफीज़ सलवी साहब के दरस चलाए, ये दोनों तरफ जो है मकानात हैं। आप देखिएगा द बोर्ड पर किसी मुसलमान का उर्दू में नाम नहीं है, किसी मुसलमान का उर्दू में नाम नहीं है। नहीं, अंग्रेज़ी में या हिंदी में लिखते हैं लोग। हमारे जनप्रतिनिधि हिंदी नुमाइंदा जो हमारे पब्लिक नुमाइंदा चुन के आते हैं, अपना पैर छपवाते हैं, उर्दू में नाम नहीं रखते हैं। हम सब जो लोग आए हुए हैं नायब नुमाइंदे सब, सबसे मेरी गुजारिश है कि पैर छपवाइए तो एक तरफ उर्दू और एक तरफ अपना हिंदी या अंग्रेजी रखिए, है नहीं, ये मेरा गुजारिश है। और दूसरी गुजारिश ये कर रहे हैं कि जितने यहाँ पहुँचे हुए लोग हैं उनसे और जो आप ताल्लुकात के लोग हैं उनसे सबसे कहिए कि एक उर्दू का पेपर ख़रीदें, उर्दू का अखबार ख़रीदें। उससे बच्चों को रग़बत होगी और जानकारी भी मिलेगी, तो वो छपेगा। बहुत सा प्रेस खुला बंद हो गया, लोग ख़रीदते नहीं हैं। नहीं तो उर्दू का पेपर ख़रीदें, जो ख़रीदें, बहुत पेपर है नहीं, जो अच्छा लगे ख़रीदें, उर्दू का जो ख़रीदें और अपने पैड में नाम जरूर छपावें। और हम शुक्रिया अदा करते हैं निसार साहब का कि जो उन्होंने अपना जिसकी रोजी रोटी से लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत काम किया है उर्दू में। हर पूरे ब्लॉक में बुथ जहाँ बना वहाँ उर्दू में इन्होंने नाम लिखवाया और सब कुछ किया और ये किया। इसके लिए हम इनकी बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। और दीनी मदरसे के बच्चे सब आए हुए हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो इल्मदान लोग हैं, मुफक्किर लोग हैं मुसलमान, उन्होंने ये किया है कि मतलब हाफिज़ कुरान बच्चे सब जो हैं
वो बहुत ज़हीन होते हैं और याद ज़्यादा करते हैं। ऐसे लड़कों को आला तालीम के लिए, इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए बहुत सहूलतें हैं, है नहीं? तो ऐसे लड़के जो हमारे समाज में कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, ये मतलब हाफिज़ बन रहे हैं, ऐसे लोगों को स्कूल कॉलेज की तरफ भी जाएं और उनके लिए पढ़ने का मौका बहुत है। खर्च करने वाले लोग बहुत पैदा हो गए हैं इंसान मुसलमान, यानी बहुत सी कोचिंग खुल गई है, बहुत लोग दे रहे हैं। तो ऐसे लड़के को हम लोग बढ़ावें आगे, तब हमारी कौम तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी। और इतना कहा करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने जो अपनी बेदारी का जो सबूत दिया है उसके लिए भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में जो हम लोग उर्दू के नाम पर या उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो इक़दाम हम लोगों ने किया है या उठाया है वो काबिल तहसीन है। मेरे दोस्तों, तंजीम बना लेना और अफराद को ओहदे पर बैठा देना ये किसी भी तंजीम और तहरीक की कामयाबी नहीं है। होना ये चाहिए कि हम मुख्तसर जमात के अंदर वो फ़र्द वाहिद कौन है जो इस ज़िम्मेदारी को अपने हाथ में ले कि हम उर्दू के खादिम हो करके उर्दू की खिदमत करें। आपको ओहदा पर बैठा करके तंजीम चलाई जाए ये मुमकिन नहीं है। हर इंसान अपनी अपनी जगह पर खादिम की हैसियत से अगर तैयार हो जाता है तो उर्दू फाल हो जाएगी और उर्दू फ़रोग़ पा जाएगी। ये हमको जानने की ज़रूरत है। चूँकि ये शमूलियत मेरी दूसरी बार है, अगर बुरा न माने मैं अर्ज़ करूं कि हमारे शायद उस मदरसे में हम लोगों की मीटिंग हुई थी। आप दिल पर हाथ रख कर बोलें कि उस मीटिंग के बाद कितने लोगों के घरों में आपके उर्दू के अखबार पहुंचे। ये असल एहतसाब करने की ज़रूरत है। आज हमारी कौम एहतसाब करने से गुरेज कर रही है, और गुरेज करने का नतीजा है कि हम जो फातह कौम बन कर के आए हैं आज हम ग़ुलाम बनने की तरफ जा रहे हैं। एक मिसाल अब मैं महाराष्ट्र की भी फ़िलहाल दूंगा। एक हमारे प्रोफेसर साहब थे, उनके यहाँ एक दाई काम करने के लिए आती थी। वो मराठा ज़बान की थी, मराठी औरत थी। वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जब भी वो आती थी तो अपने हाथ में एक मराठे की अखबार लेकर आती थी। उस दिन उससे पूछा गया कि अच्छा पढ़ के ज़रा सुनाओ। तो उसने कहा कि सर मुझे पढ़ना नहीं आता है। कहा पढ़ना नहीं आता है तो अखबार क्यों ख़रीदती हो? तो वो जवाब दे रही है कि मैं दूसरे से भी पढ़वा कर सुन सकती हूँ और इसलिए ख़रीद रही हूँ कि ये मेरे कौम की अखबार है, मेरे कौम को फ़ायदा पहुँचेगी। तो ऐ मेरे हिंदुस्तान के लोगों और ख़ास करके इस मजलिस में शामिल लोगों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप उर्दू पढ़ सकें या न पढ़ सकें, अपने दिल पर अज़्म कर लें कि आज के बाद हमारे घर में एक उर्दू अखबार आए, और इसलिए आए कि हमारी कौम की ज़बान ज़िंदा हो जाए। कोई ज़बान को फ़रोग़ नहीं दे सकता जब हमारी कौम अगर उसको फ़रोग़ देने की कोशिश करे। वरना नहीं, बहुत सारे मराहिल आए हैं उर्दू के तई, और मैं यही कहूँगा वक्त आखिर है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आप ये फ़ैसला कर लें अपने घरों में उर्दू के अखबार को बिला आप पढ़ें या न पढ़ें, आप समझ लें एक पान अगर आज के डेट में अगर हम खाते हैं तो 5 से और 10 रुपया लगता है। क्या हम उर्दू के नाम पर 5 रुपया खैरात नहीं कर सकते? अगर यह फ़ैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह उर्दू हमारे घरों पर आबाद हो जाएगी, हम तरक्की करेंगे। तो मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा और फिर मैं मुबारकबाद दूँगा। दूसरी चीज़, माइनॉरिटीज़ के तरफ से मैं गुजारिश करूँगा, सारे ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जैसे रहमानी 30 और दीगर इंस्टीट्यूट है जिसके यहाँ से ऑफ़र्स आए हुए हैं कि वो मुस्लिम बच्चे जो कोई भी कंपटीशन के लायक हैं हमारे यहाँ बैठे। अगर वो क्वालिफाई करता है तो 0 पॉइंट एक्सपेंस में हम उनके बच्चों को तालीम देंगे, इंजीनियर का, लॉ का, जिस वे में जाए। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उनसे फ़ायदा करें। और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं उन बच्चों के लिए भी इन्होंने इस साल ज़ाब्ता निकाला है कि कम खर्च, मिनिमम खर्च में, ज़्यादा नहीं, जहां मान लीजिए एक महीने में 10,000 खर्च है
तो ऐसे इंस्टीट्यूट, मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो 3,000 और 5,000 के खर्च में हमारे बच्चों की तैयारी के लिए वो गामजन है, तो हमें उन लोगों को भी मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, बहुत ज़िम्मेदार लोग हैं और इस वक्त आपके ज़िला से मेरा रिश्ता है और मैं आर.के. कॉलेज में हूँ और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत ज़माने के बाद ये फ़िलहाल हो रहा है। मैंने जनाब अमानुल्लाह साहब से भी गुजारिश किया था कि इस वक्त दरभंगा के अंदर हमारा जो रजिस्ट्रार है वो मुश्ताक साहब हैं और फ़ाल आदमी हैं, आपकी अगर पेशकदमी हो तो उन तक मिले ताकि आर.के. कॉलेज में शोबे उर्दू का भी इनेकाद हो जाए। उसके लिए जितनी भी कोशिश करनी पड़ेगी हम आपके साथ हैं, ताकि हमारे बच्चे जो एमए करना चाहे या हायर एजुकेशन हासिल करना चाहे उसको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग अगर इस ज़िम्मेदारी को लें और कोशिश कर लें तो इंशाअल्लाह ये शोबा यहाँ खुल सकता है और ये सुनहरा मौका है। और इस सिलसिले में चूँकि सियासी प्रोग्राम तो नहीं है और न मैं सियासत से कोई जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस वक्त भी जहर पी कर भी हमें एहसान और शुक्रिया अदा करना पड़ेगा इज़्ज़त इमाम जनाब नीतीश कुमार का कि उन्होंने उर्दू के फ़ाल के लिए, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए हर शोबे में, हर जगह अपनी उर्दू को लाज़मी करार दिया जा रहा है, कर रहा है। और हमारे तरफ से अगर थोड़ी सी बेदारी हो जाए, पहल हो जाए, तो शायद वो पहला पुराना माहौल आ जाएगा जब हम स्कूलों में उर्दू पढ़ते थे, साइंस की किताबें पढ़ते थे, हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे थे, तो हम आसानी से अपनी ज़बान को फ़रोग़ दें। और साथ साथ ऐसा नहीं है कि उर्दू अगर आप पढ़ेंगे तो आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा, मेडिकल में नहीं जाएगा, बीपीएससी नहीं कर पाएगा, यूपीएससी नहीं कर पाएगा। अभी फ़िलहाल में हमारे एक दोस्त ने यूपी के उर्दू से उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। इसका मतलब है कि उर्दू के अंदर वुसअत है, वो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगी। शर्त ये है कि हम तैयार हो जाएं और आज से अज़्म कर लें, अपने घरों में भी उर्दू लाएं, अपने बच्चों से उर्दू लाएं, अपने बच्चों के साथ बोलें, वरना तो ये ज़बान अगर जब मिटेगी तो हमारी तहज़ीब मिटेगी, हमारी सकाफ़त मिल जाएगी, हमारी इस्लामियात मिल जाएगी और हमारी शनाख्त भी मिट जाएगी। लिहाजा आप उसको फ़र्ज़ अव्वलीन करार दें कि हम उर्दू को किस तरीके से फ़ाल बनाएं। और ये कमेटी के जो लोग मुंतखब होंगे मैं उनको मुबारकबाद दूंगा और मैं अपने बुजुर्गान सरपरस्तों से कहूँगा एक खुला ऑप्शन दीजिए उनको कि इस कमेटी के अंदर कौन बहैसियत खादिम आगे बढ़ना चाह रहा है, ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ले तो यकीनन वो तहरीक हमेशा ज़िंदा रह सकती है। किसी के कंधे पर अगर बोझ डाल दिया जाए, उसको ज़बरदस्ती तैयार किया जाए तो वो कुछ समय के बाद दम तोड़ देगी। तो मैं कहूँगा कि आप हैं। और दूसरी चीज़ ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कमेटी के सदर, सेक्रेटरी या मेंबर बनेंगे तभी उर्दू के फ़रोग़ करेंगे। नहीं, हम खादिम के हैसियत से उर्दू को फ़ाल बनाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा। छोटी बड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।